जमहूरियत की इफादियत डेमोक्रेसी एक यूनानी लफ्ज़ जिसके मानी अवामी हुकूमत जिसको अवाम चुनते हैं, और जमहूरियत हम या मुकामी ज़बान में बोलते हैं, उर्दू में खासकर। जमहूरियत से मुराद वो सियासी निज़ाम है जिसमें हुकूमत वो लोग चलाते हैं जिनको अवाम की हिमायत हासिल हो, यानी जिनको अवामी अक्सरियत ने चुन लिया हो। जिस तरह हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम है, अवामी लोग चुनते हैं और बाद में उस पर तनकीद भी होती जो अपोजिशन की। बहरहाल इसको अवाम ही चुनते हैं, जो हम वोट डालते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे। जमहूरी निज़ाम में अवाम की ताकत अवाम के नुमाइंदों के हाथ में होती है। जमहूरी निज़ाम में अवाम की ताकत जो है, एक तो अवाम के हाथ में भी होती है अगर हकीकी जमहूरियत, और दूसरा अवामी नुमाइंदों के हाथ में। ऐसा कोई डिक्टेटरशिप या तानाशाही निज़ाम नहीं होता है, बल्कि नुमाइंदे चुन के आते हैं, वो अपनी बात पहुंचाते हैं लोगों के। जमहूरियत बादशाही निज़ाम की जिद है जिसमें बादशाहत नस्ल दर नस्ल सिर्फ एक खानदान में जारी रहती है, चाहे लोग इस खानदानी हुकूमत को पसंद करे या न करे। जमहूरियत जो निज़ाम है, ये बादशाही निज़ाम, जैसा कि मैंने कहा, तानाशाही या डिक्टेटरशिप या बादशाही जो पहले मुनैरकी होती थी, उसकी ज़िद है ये। और इस बादशाही निज़ाम में खानदान दर खानदान हुकूमत चलती थी, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत में हर 5 साल के बाद, खासकर हिंदुस्तान में, हुकूमत बदलती है। तो ये मुख्तलिफ है बादशाही निज़ाम से, चाहे लोग उसको पसंद करते हैं। ये बादशाही निज़ाम से मुतल्लिक है, चाहे आप उसे पसंद, लेकिन बादशाही खानदान का जो खानदान चलते, हालांकि बीच बीच में कभी कोई रिवोल्ट या वार से तब्दील हो जाता, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत में वोट से तब्दीली हुकूमत होती है, और नए नए नुमाइंदे हर 5 साल या 10 साल के बाद। कोई भी एक छोटा आदमी अगर वो मेहनत करे और सियासत में उतरे, पढ़ा लिखा अच्छा हो, तो वो बेहतर है, तो वो वजीर आजम या बाकी मिनिस्टर भी बन सकता है अपनी लियाकत पे, अपने बलबूते पे, और अवाम की मदद से, अवाम के वोट के मतलब बलबूते पे, इस सेंस में कि मेहनत से वो बन सकता है, और अगर अवाम उसको पसंद करे उसको चुन सकते हैं। तानाशाही में ऐसा नहीं है, वहाँ अवाम को कोई अहमियत खास नहीं होती है सरकार बनाने में या शहनशाह चुनने में या बाकी जो बादशाह चुनने में। बहरहाल अवाम को शाही अहकाम के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ता है। जो शाही अहकाम है वहाँ पे अवाम को सर खम, वहाँ पे कोई तनकीद की ना वहाँ मीडिया है ना कुछ उसमें होता है, जो आप जमहूरियत का चौथा सतून जिसे कहते हैं, या आप तनकीद नहीं हुकूमत पे कर सकते जिस तरह आप जमहूरियत में कर सकते हैं। इसके बरकत जमहूरियत में अवाम के चुने हुए नुमाइंदे के अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। इसके बरकस जो जमहूरियत होती है, जो अवाम चुनती है, वो जवाबदेह होते हैं, उन पे तनकीद भी होती है, क्रिटिसाइज भी होता है, और जवाबदेही भी होती है कि आपने क्या काम किया या आपने करप्शन तो नहीं किया। तो ये जमहूरियत की एक खूबी है। जमहूरियत में हुकूमत में तब्दीली बगैर किसी तशद्दुद, जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे रिवोल्ट या उस तरह का आर्मड रिवोल्ट नहीं हो सकता जमहूरियत में, वैसी गुंजाइश ही नहीं है जमहूरियत में। जमहूरियत एक सिविलाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे तब्दीली यानी किसी तशद्दुद के नहीं, बल्कि अवामी चुनाव के जरिए लाई जा सकती है। अवामी हुकूमत फिर 5 साल बाद या जितना रखा आपने हुकूमत करने के लिए पार्टी को, तो उसके बाद वोट होता है, उसके बाद वो जमहूरियत ये नई पार्टी चुन के आती है। जिस तरह हुकूमत हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बहुत सालों तक हुकूमत किया, छोटी मोटी पार्टियों ने मिलजुल के हुकूमत की, और अब बीजेपी की हुकूमतें, और आने वाले वक्त में कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सी हुकूमत आएगी, मिली जुली सरकार आएगी या कांग्रेस की फिर वापस आएगी। तो ये जमहूरियत की खूबी है। हाँ, अगर मौजूदा हुकूमत कोई ऐसा निज़ाम न काया पलट न करे, कॉन्स्टिट्यूशन न तब्दील करे, ऐसी कोई, वरना जमहूरियत जो है बहुत सी खूबियां इसके अंदर हैं, और 5 साल के बाद हुकूमत बदलती है, या तो यही हुकूमत फिर से चुन के आएगी या बदल जाएगी। तो ये खूबी है वोट की। यहाँ पे कोई आर्मड रिवोल्ट की जरूरत नहीं है, ना इसकी गुंजाइश है जमहूरियत में। हुकूमत की मुंतकली चुनाव के जरिए होती है। जमहूरी निज़ाम में हुक्मरान पार्टी की हुकूमत एक खास मुद्दत तक ही कायम रह सकती है। जो मैंने पहले कहा कि एक खास मुद्दत होती है, चाहे 5 साल हो चाहे 6 साल हो।
اس کے بعد عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے نئی حکومت چنتی ہے. حکمراں پارٹی کو حکومت میں برقرار رہنے کے لیے اپنی کارکردگی سے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے. یہی بات حکمراں پارٹی کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتی اور ان کو عوامی خدمت کا پابند بھی بنا دیتی ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکمراں پارٹی ظلم اور دبدبے سے لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتی، چونکہ وہ تلوار جو ووٹنگ کی ہمیشہ رہتی ہے حکومت پہ، پارٹی پہ، تو وہ کارکردگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے اور جواب دہ رہتی ہے عوام کے لیے. جمہوریت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خود حکومت کے مالک اور حصے دار ہیں. ہاں، احساس ایک ہے، اور دوسرا یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ لوگوں کا بہت کچھ اس میں پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ حکومت کے خلاف اگر زیادہ کچھ ہو. اور اسی لیے لگتا ہے کہ لوگ اس کے وہ حقیقی مالک ہیں. یہاں پہ جمہوریت میں انہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے اور اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے. اور انہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، ایک تو اپنی ووٹ کے ذریعے اپنی رائے اور خیالات، اور دوسرا میڈیا کے ذریعے. یہاں پہ یہ وضاحت ضروری کرنی ہے. تو یہ میڈیا کے ذریعے چاہے کالم لکھیں، مضمون لکھیں، یا خبر عوام تک پہنچے، یا حکومت کے کانوں تک، حکمرانوں کے کانوں تک، تو یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے میڈیا جو صحافت ہے اس کو جمہوریت کا اہم ستون یا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اس سے عام لوگوں کو یہ تاثر و احساس حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے قابل قدر اور ذمہ دار شہری ہے. تو اس سے عام لوگوں کو یہ تاثر اور احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے قابل اور ذمہ دار شہری ہے. تو یہ جمہوریت مختصر، اس پہ کچھ جملے آپ خود بھی اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں جس کی جو نالج ہے، خاص کر جو باقی سبجیکٹس پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس والے یا ہسٹری یا باقی جو جنرل نالج آپ پڑھتے ہیں جمہوریت، ڈیموکریسی سے متعلق، تو وہ خود بھی کچھ چیزیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. کچھ جو اصول ہیں یا کچھ جو فیچرز ہیں جمہوریت کے، وہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ چند جو باتیں ہیں ان سے آپ کو ایک واضح خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ جمہوریت واقعی کیا چیز ہے، یا جمہوریت جو ہے اس کی افادت کیا ہے. شکریہ.